हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। देखिए, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दैट इज SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जो पैटर्न रहेगा, क्या करेंगे हम, इंग्लिश हिंदी दोनों में तो पढ़ने वाले ही हैं। हर सेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, MCQ करेंगे। जैसे कि ये हमारा एक पढ़ने का तरीका है कि हम हर सेक्शन के बाद उसका MCQ सॉल्व करते हैं। किसी भी एग्जाम में अगर आपके SC/ST एक्ट आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साथ के साथ अगर आप APO की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि APO में, ठीक है, मैं राजस्थान APO की बात कर रही हूँ, उसमें सेक्शन कौन कौन से आने वाले हैं, 1 से लेकर 9 तक प्री में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मेंस में आपके मोस्ट ऑफ द सेक्शंस आ रहे हैं। तो अभी मैं आपको पूरा 1 से लेकर 9 तक तो कराना ही है, ठीक है। तो ये APO वाले स्टूडेंट के लिए हो जाएगा। बाकी जो मैं वीडियोस अपलोड करूंगी वो जनरली जो आपके और भी जैसे जुडिशरी में पूछा जाए या किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, तब आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 1 से। इस एक्ट का पूरा नाम क्या है बताइए? शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। अगर मैं इसके सेक्शन 1 की बात करूं तो सेक्शन 1 किस बारे में बात करता है? जैसे हर एक सेक्शन बात करता है कि इसका नाम क्या है, ठीक है, इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, ये कहाँ तक अप्लाई होता है, इसका विस्तार कहाँ तक है, एक्सटेंट क्या है, कमेंसमेंट, ये प्रारंभ कब हुआ। तो ये सेक्शन 1 इस बारे में बात करता है। सिंपल सी बात है। तो इस सेक्शन का अगर मैं नाम बताऊं तो आप सबको पता है ना, इस एक्ट को हम क्या बोलते हैं? SC/ST एक्ट 1989। लेकिन आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। और ये कहा ऐसे स्टार्ट होता है, द, ठीक है, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ठीक है। उसके बाद ये कब कमेंसमेंट में आया? तो देखो, इसमें कहा गया, अगर आप ये कहाँ तक एक्सटेंड होता है तो उसका सबसेक्शन 2 कहता है ये पूरे होल ऑफ इंडिया पर एक्सटेंड होता है, ठीक है। होल ऑफ इंडिया पर ये एक्सटेंड होता है, ये इसके, ठीक है, सबसेक्शन 2 में है। ये ना सबसेक्शन 2 इसका, कि ये एक्ट अप्लाई होता है पूरे इंडिया पर, ठीक है, थ्रू आउट इंडिया, ठीक है, कोई भी स्टेट एक्सक्लूड नहीं है, सब पर अप्लाई होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए इसके सबसेक्शन 3 पर। सबसेक्शन 3 बोलता है कब कमेंसमेंट में आया। तो कब कमेंसमेंट में आया, तो ये अब याद रखना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस डेट को अपॉइंट कर देगी, ये उस दिन क्या होगा, उस दिन से ये क्या हो जाएगा, उस दिन से ये कमेंसमेंट में आ जाएगा, ठीक है। उस दिन से क्या होगा, कमेंसमेंट में आ जाएगा। अब एक बात याद रखना, इनेक्टमेंट डेट क्या है हमारा, इसकी 11 सितंबर 1989 इसकी इनेक्टमेंट डेट है। और एनफोर्समेंट डेट वो रहेगी जो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इसकी, ठीक है, अपॉइंटमेंट डेट। आप कमेंट बॉक्स में आप बताना कि इसकी जो है अपॉइंटमेंट डेट क्या है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है, सेक्शन 1 है, ये सबको आता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज। अब देखो, जब आप इसका डेफिनेशन क्लॉज देखोगे तो इसके डेफिनेशन क्लॉज में कितनी डेफिनेशंस हैं, कहाँ तक है? तो अगर आप देखेंगे, ये F तक है, ठीक है। जो सेक्शन 2 है उसका सबसेक्शन 1 है, उसमें A से लेकर कहाँ तक है, F तक है। बाकी सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 भी है, जो सिंपल सी बात करता है, वो हम आगे पढ़ लेंगे। अब देखो, ए से क्या हो गया, एट्रोसिटी मतलब अत्याचार। तो भाई अत्याचार का मतलब क्या, तो सिंपल सी बात बोली, अत्याचार का मतलब वो होगा, ठीक है, जो सेक्शन 3 में ऑफेंसेस, अगर आप SC/ST एक्ट के जो SC और ST मेंबर के साथ अगर आप ये ऑफेंसेस कर रहे हैं जो सेक्शन 3 में बताए गए हैं, तो हम मानेंगे आपने एट्रोसिटी किया, आपने अत्याचार किया है, ठीक है। तो वर्ड एट्रोसिटी मीन्स ओनली दोज ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल अंडर सेक्शन 3 ऑफ द SC/ST एक्ट। सिंपल सी ए में यही बात लिखी है, ठीक है। तो एक, अब देखो एक बात याद रखना, एवरी ऑफेंस इज नॉट एन एट्रोसिटी। हर ऑफेंस एट्रोसिटी नहीं है। तो कौन सा ऑफेंस एट्रोसिटी है बताओ? तो सेक्शन 3 में बताए गए हैं ऑफेंसेस, वही एट्रोसिटी है। फिर एक और बात, ओनली द एक्ट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन सेक्शन 3 आर ट्रीटेड एज एट्रोसिटी, ठीक है। वही ऑफेंस जिनको मेंशन किया गया है सेक्शन 3 में, उन्हीं को क्या बोलेंगे कि वही एट्रोसिटीज है। Section 3 is the heart of SC/ST Act because it contains all offences recognized as atrocities। क्योंकि आपके मेंस में भी पूछे जाते हैं
ये एक्ट्स, और फिर जब आपकी मेंस आंसर राइटिंग की बात आती है तो आपको समझ नहीं आता क्या लिखना है। ये मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आपको इस तरीके से क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है और अपनी तैयारी करनी है। और एपीओ में तो वैसे भी मेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप मतलब आपको अगर कोई चीज पढ़ाई जा रही है ना और उसको उस चीज को आपको कुछ करवाया जा रहा है तो उसका ना बेनिफिट उठाया करो। ठीक है, हर कोई इस तरीके से थोड़ी ना पढ़ाएगा आपको। तो अत्याचार से क्या अभिप्राय, अत्याचार से अभिप्राय केवल उन अपराधों से जो इस अधिनियम की धारा 3 के अंदर पर दंडनीय है। आ जाइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अ पर्सन इंटेंशनली इंसल्ट्स अ शेड्यूल्ड कास्ट पर्सन बाय यूजिंग कास्ट रिलेटेड वर्ड्स इन पब्लिक, सिंस दिस ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 3, इट इज एन एट्रोसिटी। भाई हम बार बार बोल रहे हैं ना कि हम प्रिवेंट करेंगे एट्रोसिटी को ये इसलिए एक्ट बना रहे हैं। तो जो एट्रोसिटी है वो कब मानेंगे कि कोई चीज एट्रोसिटी है, तो बताया गया जो सेक्शन 3 में आपने ऑफेंस करा। अब देखो सेक्शन 3 का ये भी एक ऑफेंस है सेक्शन 3 में। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, कौन सा व्यक्ति, अनुसूचित जाति का व्यक्ति, ठीक है, सार्वजनिक स्थान पर है और कोई व्यक्ति उसे क्या करता है, उसी सार्वजनिक स्थान पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उसकी जाति के नाम से अपमानित करता है। एक शब्द याद रखना, जाति के नाम से अपमानित करता है, बुलाता है, ये शब्द नहीं लिखा है। जिस तरह अगर आप इन वर्ड्सों पर ध्यान, ये जो वर्ड्स है इन पर ध्यान देने लगे ना, तो आप यकीन मानिए आपकी कमांड इतनी डेवलप हो जाएगी। और आपको पता है कि आजकल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, समझो इस बात को। यहाँ पे पर्सन इंटेंशनली इंसल्ट कर रहा है एससी, ठीक है, एससी पर्सन को, ठीक है, कैसे इंसल्ट कर रहा है कि उसका जो कास्ट रिलेटेड वर्ड है उसको पब्लिक में यूज कर रहा है। अब वर्ड याद रखना, पब्लिक, ठीक है। तो इस ऑफेंस को हमने क्या बोला, क्योंकि ऑफेंस है सेक्शन 3 में, इसको पनिशेबल बताया गया है, इसलिए एट्रोसिटी है, इसीलिए ये अत्याचार माना जाएगा। एमसीक्यू, तो क्या अगर क्वेश्चन आ जाता है एट्रोसिटी का क्या अर्थ होता है, एट्रोसिटी का मतलब क्या है, तो क्या बताएंगे आप, एवरी क्रिमिनल ऑफेंस या एवरी कॉग्निजेबल ऑफेंस या एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एक्शन अंडर सेक्शन 3, धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय अपराध। सो आंसर विल बी सी, ठीक है। ओनली ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3 आर कॉल्ड एट्रोसिटीज। विच सेक्शन डिफाइन एट्रोसिटी, अब किस सेक्शन में एट्रोसिटी को डिफाइन किया गया है। अब आप एक बात समझना, देखो सेक्शन 1, सेक्शन 2 1 का ए, सेक्शन 3 और सेक्शन 14। अब एक बात बताओ, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है कि किसने किस सेक्शन में एट्रोसिटी को डिफाइन किया हुआ है। कंफ्यूज मत होना सेक्शन 3 से, क्योंकि सेक्शन 3 में बताया गया है कौन से ऑफेंसेस पनिशेबल है और फिर हम उन ऑफेंसेस को एट्रोसिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2(1) का क्लॉज ए, ठीक है, जो बात करता है किसके बारे में, एट्रोसिटी को डिफाइन करता है। अब एक और क्वेश्चन देखो, एक छोटी सी डेफिनेशन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। एन ऑफेंस बिकम्स एन एट्रोसिटी ओनली व्हेन इट इज, बताइए, कोई अपराध अत्याचार तभी कहलाएगा जब वह पनिशेबल अंडर आईपीसी, लिखा है कहीं आईपीसी जैसा वर्ड ना, या फिर पनिशेबल अंडर सेक्शन 3 ऑफ एससी एसटी एक्ट, या कमिटेड इन अ विलेज, या फिर कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। क्या पढ़ा था हमने, कोई अपराध अत्याचार अत्याचार तभी कहलाया जाएगा जब वह इसी एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय हो। वर्ड याद रखना, इफ इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 3 ऑफ एससी एसटी एक्ट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट डेफिनेशन पर आ जाइए, 2(1) का भी, जो बात करता है कोड, ठीक है। कोड का मतलब क्या, तो एक बात याद रखना, देखो आप जरूरी नहीं है कि इसी एक्ट में कोड वर्ड देखें, हो सकता है किसी और एक्ट में भी आप कोड वर्ड देखें। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर किस एक्ट से रिलेटेड पूछ रहा है। अगर एससी एसटी एक्ट से रिलेटेड कोड पूछ रहा है तो डेफिनेशन क्लॉज याद रखना है। यहाँ पे जो कोड का मतलब बताया गया है ना एससी एसटी एक्ट में, डेफिनेशन क्लॉज में वो बताया है सीआरपीसी 1973 का, जो रिपील हो चुका है और उसकी जगह क्या आ चुका है, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। तो अब बीएनएसएस आ चुका है, ठीक है, लेकिन हमारा कब का एक्ट है, ये 1989 का एक्ट है हमारा। उस टाइम पे सीआरपीसी ही होता था, इसलिए कोड का मतलब क्या बताया इन्होंने। तो इस एक्ट में जहां जहां कोड वर्ड लिखा होगा ना, समझ जाना सीआरपीसी की बात कर रहा है, ठीक है। So whenever the code appears in this act, it means the code of criminal procedure. The procedural provisions relating to investigation, inquiry and trial are governed by the code unless this act provide otherwise। एक बात बताओ, यहाँ पे कोड वर्ड लिखने की जरूरत की थी, क्योंकि जब ये ऑफेंस है और ये जो एक्ट है, ठीक है, जब इसके ऑफेंसेस होंगे, ठीक है, तो फिर उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, इंक्वायरी कैसे होगी, ट्रायल कैसे होगी, फिर वो कैसे हम देखेंगे। तो बताया गया कि आप कोड के अकॉर्डिंग करेंगे सीआरपीसी, जब तक अगर कोई और मेथड ना बताया गया हो, अनलेस द एक्ट प्रोवाइड अदरवाइज, ठीक है। ओके, तो अब इसका
एग्जाम्पल जैसे द पुलिस हैव टू इन्वेस्टिगेट एन ऑफेंस अंडर SC/ST एक्ट, द प्रोसीजर विल जनरली फॉलो द CRPC। ठीक है, अब कोड का मतलब क्या है यहाँ पे, तो कोड का मतलब क्या अभी हमने पढ़ा CRPC। ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना, ये नहीं कि BNSS आ गया है तो CRPC रिपील हो गया, क्वेश्चन नहीं बनेगा, बन सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2(1) का भी क्या डिफाइन करता है, तो कोड को डिफाइन करता है। ठीक है, उसके बाद जो प्रोसीजरल लॉ है रेफर किया गया है इस एक्ट में, वो कौन सा प्रोसीजरल लॉ है, इस अधिनियम में संदर्भित प्रक्रियात्मक कानून कौन सा लिया गया है, तो वो CRPC का लिया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता लिया है। उसके बाद आ जाइए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2(1) का डबल बी किस बारे में बात करता है, तो देखो ये 2(1) का जो डबल बी है, ठीक है, वो बात करता है डिपेंडेंट के बारे में। किसके बारे में, आश्रित के बारे में। और एक बात और याद रखना, इसको कब इंसर्ट किया गया था, इसको 2015 की अमेंडमेंट एक्ट आया था जो 2015 का, उससे इसको इंसर्ट किया गया। तो याद रखना, अभी अगर स्टूडेंट JLO का एग्जाम देख के आए होंगे तो वो सेक्शन पूछ लिया, अमेंडमेंट नहीं पूछा, उस अमेंडमेंट से जो आया उसका क्या सेक्शन नंबर था, अब आप लेवल देख लो। ठीक है, तो ये सोचना भूल जाओ कि सिंपल सिंपल अच्छा 2015 के अमेंडमेंट से आया था, बात खत्म। सबको पता है 2015 के अमेंडमेंट से एक्ट हुआ था, ये ऐड हुआ था, कौन सा, तो क्या याद रखना है, दो अमेंडमेंट एक्ट 2015, एक्ट नंबर 1 ऑफ 2016। ठीक है, एक्ट नंबर 1 ऑफ 2016। और कौन से सेक्शन से, इंसर्टेड क्लॉजेज बाय सेक्शन, जो सेक्शन 3 है ना SC/ST अमेंडमेंट एक्ट 2015 का सेक्शन 3, उससे ये ऐड हुआ है सेक्शन 2 का क्लॉज, सबसेक्शन 1 का क्लॉज डबल बी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे डिपेंडेंट का मतलब क्या है, अगर आप डिपेंडेंट की डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, बेयर एक्ट में लिखी हुई है, मीन्स द स्पाउस हो गए, चिल्ड्रन हो गया। अब यहाँ पे डिपेंडेंट का मतलब क्या है, आश्रित से क्या मतलब है, जो पीड़ित है ना, जिसको आप, जिसके साथ आपने अत्याचार किया है, जिसके साथ आपने एट्रोसिटी की है, अब तो वो विक्टिम कहलाएगा, वो तो पीड़ित हो गया। अब उस जो पीड़ित का क्या है, कोई पति या पत्नी है, हो सकता है पति के साथ अगर आपने अत्याचार किया तो उसकी जो पत्नी है, ठीक है, या उसके जो बालक हैं, उसके माता पिता हैं, उसके भाई बहन। ठीक है, तो ये सब कौन कहलाएंगे, ये सब आश्रित कहलाएंगे, ये डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट मीन्स स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द विक्टिम। तो विक्टिम के ये सारे लोग कौन है, डिपेंडेंट है, हु आर डिपेंडेंट होली और मेनली ऑन सच विक्टिम फॉर हिज सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। ठीक है, ये ऐसे जो ऐसे व्यक्ति जो पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित हैं, तो हम बोलेंगे ये व्यक्ति कौन हो गए, डिपेंडेंट हो गए। तो जिस व्यक्ति के साथ आपने अत्याचार किया वो तो पीड़ित है ही, साथ में उससे रिलेटेड जो उसके स्पाउस है, चिल्ड्रन है, ब्रदर है। अब देखो एक बात याद रखना, यहाँ पे जो ब्रदर और सिस्टर वर्ड यूज किया उसके साथ माइनर मेजर नहीं है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एडल्ट ब्रदर, एडल्ट सिस्टर। ठीक है, तो क्या ये डिपेंडेंट है या नहीं, सिंपल सी बात रखना, याद रखना, सिंपल सी बात, SC/ST एक्ट में ऐसा कोई मतलब ही नहीं है, वर्ड ही नहीं दिया हुआ है, सिंपल सी बात है कि ब्रदर और सिस्टर ऑफ द विक्टिम इज डिपेंडेंट। ठीक है, तो डिपेंडेंट मीन्स ये आपको समझ आ गया। तो एवरी फैमिली मेंबर इज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रीटेड एज अ डिपेंडेंट, हर कोई नहीं है। ठीक है, एवरी फैमिली मेंबर जो है डिपेंडेंट नहीं है, तो कौन कौन से हैं, तो ऐसे याद रखना आप इसको, SCP, ठीक है, और BS, SCP या तो PCS याद रख लो, PCS आपको ज्यादा ठीक याद रहेगा, PCS। ठीक है, PCS, ठीक है, PCS याद रखना। तो P से क्या हो गया, पेरेंट, C से हो गया चिल्ड्रन, S से हो गया स्पाउस और सिस्टर, PCS। और फिर याद रखना B, ठीक है, PCS D, S से दो हैं हमारे, ठीक है, सिस्टर और स्पाउस। P से हो गया पेरेंट, C से हो गया चिल्ड्रन, S से हो गया स्पाउस और सिस्टर, और B से हो गया ब्रदर, तो PCS D। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ और वर्ड डाल दें तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाए, इसीलिए आपको स्ट्रिक्ट से याद रखना है। डिपेंडेंसी मस्ट बी होली और मेनली फॉर सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। डिपेंडेंसी किस चीज की है, डिपेंडेंसी सिर्फ दो चीज की है, सपोर्ट और मेंटेनेंस की। ठीक है, सपोर्ट और मेंटेनेंस की। अब कोई और वर्ड लिखा आ जाएगा तो आप समझ जाना वो डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो सपोर्ट और मेंटेनेंस की। ठीक है, तो ये हमारा डिपेंडेंट जो है उसकी डेफिनेशन है। आश्रित से अभिप्राय है पीड़ित का पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, जो अपने भरण पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्य रूप से उस पीड़ित पर निर्भर हैं।
ठीक है। उसके लिए और परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वतः आश्रित नहीं माना जाएगा। आश्रित होने के लिए भरण पोषण हेतु पीड़ित पर निर्भर होना आवश्यक है, तभी बोलेंगे हम आप आश्रित हैं, क्योंकि आप भरण पोषण हेतु पीड़ित पर निर्भर हैं। आप खुद ही अपना मेंटेनेंस कर रहे हैं, आप अच्छा कमा रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, तो आप डिपेंडेंट थोड़ी हुए फिर। इस तरीके से समझना। तो जैसे विक्टिम्स elderly parents depends entirely on him for their livelihood, they are dependents under the act। ठीक है, अब आ जाइए इसके एमसीक्यू करते हैं। हु कैन बी ट्रीटेड एज अ डिपेंडेंट अंडर दिस एक्ट? तो बताइए, फ्रेंड है, नेबर है, ब्रदर मेनली डिपेंडेंट ऑन द विक्टिम, या फिर डी एम्प्लॉय? हमें पता है इसका आंसर सी है, पीड़ित पर मुख्य रूप से निर्भर भाई। डिपेंडेंसी मस्ट बी फॉर, जो ये आश्रितता है वो किस उद्देश्य के लिए होनी चाहिए? एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस के लिए, या फिर मैरिज के लिए? अब आपने क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ा, आप तो 2 मिनट में आंसर लगा देंगे, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस के लिए। अब काफी स्टूडेंट होंगे तो सिंपल सा पढ़ के गए होंगे, अच्छा डिपेंडेंट मीन्स स्पाउस, चिल्ड्रन, आगे नहीं पता कि वो डिपेंडेंसी किस चीज की, इसीलिए मैं एक एक चीज को पढ़ाती हूँ। ठीक है, अब आपको समझ आएगा डिपेंडेंसी किस चीज की, सपोर्ट और मेंटेनेंस की, भरण पोषण की। ठीक है, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट? किसको आश्रित की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है? स्पाउस, पेरेंट्स, फ्रेंड। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है? चिल्ड्रन। आप क्या याद रखेंगे? पीसीएस। अब बताओ, एफ है कहीं पर? नहीं है। फ्रेंड इंक्लूड नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2-1। ठीक है, इसका क्या है? अब डबल बी हमने पढ़ लिया, अब बी और सी जो किस बारे में बात करता है? इकोनॉमिक बॉयकॉट की। ठीक है, इकोनॉमिक बॉयकॉट की। एक बात याद रखना, कंफ्यूजन के लिए आ जाएगा कि जो ये बी और सी वाला क्लॉज है किस अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है? ये किसी अमेंडमेंट एक्ट से याद नहीं हुआ, डबल बी हुआ है ये। ठीक है, ये बात याद रखना, बीसी ऑलरेडी था। ठीक है, तो अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब समझो आर्थिक बहिष्कार का मतलब क्या है। तो अगर आर्थिक बहिष्कार से निम्नलिखित अभिप्रेत है क्या क्या? इकोनॉमिक बॉयकॉट मीन्स रिफ्यूजिंग टू डील, एम्प्लॉय, हायर और टू डू बिजनेस विद अ पर्सन। तो हम बोलेंगे आपने उसका आर्थिक बहिष्कार कर दिया। ठीक है, हम बोलेंगे आपने उसका आर्थिक बहिष्कार कर दिया। ठीक है, अन्य व्यक्ति से। अब इसके देखो 4 पॉइंट है। एक तो रिफ्यूजल टू डील विद, वर्क फॉर हायर और टू डू बिजनेस विद अदर पर्सन। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? टू डिनाई अपॉर्चुनिटीज इंक्लूडिंग एक्सेस टू सर्विस और कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉर्चुनिटीज फॉर रेंडरिंग सर्विस फॉर कंसिडरेशन। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? टू रिफ्यूज टू डू एनीथिंग, to refuse to do anything on the terms on which things would be commonly done in the ordinary course of business। और फोर्थ क्या बोल रहे? टू एब्सटेन फ्रॉम द प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशंस दैट वन वुड मेंटेन विद अदर पर्सन। अब सिंपल सी बात समझो, ये क्या कह रहा है? आर्थिक बहिष्कार का अर्थ किसी व्यक्ति से अगर आपने क्या किया, व्यापार, रोजगार, लेन देन या व्यवसायिक संबंध रखने से मना कर दिया, ठीक है, तो हम ऐसा मानेंगे कि आपने उसके साथ इकोनॉमिक बॉयकॉट किया है। अगर आप किसी व्यक्ति से ये बोलते हैं कि हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे, हम आपके साथ रोजगार नहीं करेंगे, कोई लेन देन का काम नहीं करेंगे, व्यवसायिक जो है संबंध नहीं रख रहे हैं आप किसी व्यक्ति के साथ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसका आर्थिक बहिष्कार कर दिया। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? तो इसमें क्या इंक्लूड है? सेवाएं भी, जो संविदात्मक अवसर तथा सामान्य व्यवसायिक संबंधों से वंचित करना भी शामिल है। तो इसके अंदर क्या है? सर्विसेज भी इंक्लूड की गई हैं। अगर आप क्या कर रहे हैं? एक्सेस टू सर्विसेज, सेकंड पॉइंट में इसको मार्क कर लो। पहले आपने क्या किया? आप उनके साथ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वर्क नहीं कर रहे। दूसरा, आप उनके साथ जो सर्विसेज है, ठीक है, अवसरों का जो प्रत्याख्यान है, जिनमें सेवाओं तक पहुंच या प्रतिफल के लिए सेवा प्रदान करना हेतु संविदाजन्य अवसर शामिल है। ठीक है, अगर आपने ये काम कर दिया तो भी मानेंगे आपने क्या किया है? आर्थिक बहिष्कार कर दिया। इसमें सेवाएं, संविदात्मक अवसर तथा सामान्य व्यवसायिक संबंधों से वंचित करना भी शामिल है। इसी में व्यापार रोजगार में ये दोनों चीजें, ये सेवाएं भी शामिल है, इतना याद रखना। फिर the purpose of this definition is to prohibit social and economic discrimination against member of SC and ST। देखो ऐसा मतलब मैंने सिटीज में तो नहीं देखा, और मतलब होता हो तो अभी मुझे एज सच नॉलेज नहीं है कि गांव में ये सब चीजें होती हैं, लेकिन हाँ होती होंगी जब ये एक्ट बना है। तो देखो यहाँ पे बात की गई, अगर आप किसी SC और ST मेंबर के साथ क्या कर रहे हैं? सोशल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं SC और ST मेंबर के साथ। तो इस जो ये सेक्शन है, इस ये इसीलिए इस जो है डेफिनेशन को इंक्लूड किया गया
क्या, ताकि आप इसको प्रोहिबिट कर सकें। इस प्रावधान का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो विरुद्ध सामाजिक और आर्थिक भेदभाव है उसको रोकना है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप किसी व्यक्ति को बोले आप तो एससी, हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। ठीक है, और आप जो बिजनेसेस जो है अपॉर्चुनिटीज हैं उनको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉर्चुनिटीज होती हैं जैसे कि, तो आप वो डिनाई नहीं कर सकते एससी एसटी पर्सन के साथ, और आपने ऐसा किया तो माना जाएगा आपने इकोनॉमिक बॉयकॉट किया। याद रखना। ठीक है, 4 चीजें हैं इसके अंदर, वर्क, दूसरा सर्विसेज, और तीसरा आपने कुछ ऐसे निबंधनों पर कोई बात करने से इनकार कर दिया जिन पर कोई बात कारोबार व सामान्य अनुक्रम में समानता की जाएगी, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चीजें होती, कॉमनली होती हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। ठीक है, चीजें आपने उनके साथ वो काम करने से मना कर दिया, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वर्ड को अंडरलाइन कर लो। और फोर्थ क्या कह रहा है? टू एब्सटेन फ्रॉम द प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशन दैट वन वुड मेंटेन विद द अदर पर्सन। ठीक है, जो आप किसी और पर्सन के साथ प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशन करते हैं लेकिन आप एससी एसटी मेंबर के साथ नहीं कर रहे हैं, तो हम ये मानेंगे कि आपने इकोनॉमिक बॉयकॉट किया। तो यहाँ पे क्या वर्ड याद रखना है आपको? प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशन। तो यहाँ पे फोर्थ में रिलेशन की बात की गई है। ठीक है, थर्ड वाले पॉइंट में क्या बात की गई थी? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की बात की गई थी। तो ठीक है, आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की बात कर, सेकंड वाला पॉइंट सर्विस था और फर्स्ट वाला पॉइंट डब्ल्यू था। ठीक है, तो इसका आप इस तरीके से ट्रिक बना सकते हैं, WSOR। ठीक है, WSOR। और अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं रखना है तो आप ORS भी याद कर सकते हैं, ORS। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, O से अपॉर्चुनिटी, ठीक है, R से रिलेशंस, S से सर्विसेज। ठीक है, और ORS के बाद W तो आपको याद रहेगा वर्क। तो ये 4 चीजें हैं आपकी इकोनॉमिक बॉयकॉट में। ठीक है, अब एग्जांपल जैसे कि एक शॉपकीपर रिफ्यूजेस टू सेल गुड्स टू अ पर्सन ओनली बिकॉज ही बिलोंग्स टू एसटी कास्ट। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, दिस अमाउंट टू इकोनॉमिक बॉयकॉट। एक दुकानदार ने क्या किया? उसने सिर्फ जाति के आधार पर अनुसूचित जो जाति का व्यक्ति उसको सामान बेचने से मना कर दिया। अब यहाँ पे उसने क्या किया? यहाँ पे उसने एक आर्थिक बहिष्कार कर दिया। ठीक है, क्योंकि उसने उसको सम्मान नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि वो एसटी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप इसके एमसीक्यू को पढ़ो एक बार। इकोनॉमिक बॉयकॉट इंक्लूड्स, अब मैंने आपको जैसे बताया ORS W, तो आपको याद रहेगा। रिफ्यूजल टू डू बिजनेस, ठीक है, डिनायल ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉर्चुनिटीज, जो ये किसमें दिया हुआ था? ये सर्विसेज के साथ ही ऐड था। फिर रिफ्यूजल टू मेंटेन प्रोफेशनल रिलेशन, ये भी हमने पढ़ा था, आर रिलेशन वाली बात। डी ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक बॉयकॉट एम्स टू प्रिवेंट, जो आर्थिक बहिष्कार संबंधी प्रावधान होते हैं इनका क्या उद्देश्य है? बताओ। टैक्स इवेजन, अरे एससी एसटी एक्ट है, सोशल इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है, उसको खत्म करना है, सामाजिक और आर्थिक भेदभाव है उसको खत्म करना है। तो हम उसको, इसका आंसर क्या होगा हमारा? बी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या बन सकता है? रिफ्यूजिंग एम्प्लॉयमेंट ओनली बिकॉज ऑफ कास्ट। ठीक है, केवल जाति के आधार पर अगर आपने रोजगार देने से इनकार कर दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे? अब आप याद रखना, अब पता क्या करेंगे? वो ऐसा लिख देंगे कि ये एट्रोसिटी है, ये इकोनॉमिक बॉयकॉट है, डिफेमेशन है। डिफेमेशन तो ऑब्वियसली आप बहुत इजी हो जाएगा, इसको तो नहीं पॉइंट में आएगा, मतलब कुछ ऐसे रिलेटेड वर्ड्स लिख देंगे, लेकिन आपको बेस्ट आंसर चूज करना है। ठीक है, तो रिफ्यूजिंग एम्प्लॉयमेंट ओनली बिकॉज ऑफ कास्ट, तो ये क्या है? ये आर्थिक बहिष्कार है, एक इकोनॉमिक बॉयकॉट माना जाएगा। ठीक है, फिर 2(1) का BD बात करता है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड। ठीक है, किस बारे में बात कर रहा है? अन्य, ठीक है, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, अनन्य विशेष न्यायालय। ठीक है, विशिष्ट विशेष न्यायालय कह सकते हैं इसको। ये किस बारे में बात करता है? इसका मतलब होता है exclusive special court is a court established under section 14 exclusively for trying offence under the SC/ST Act. Its purpose is to ensure speedy trial of the offences under the act. ठीक है, तो ये क्यों हम establish कर रहे हैं स्पेशल कोर्ट? ठीक है, क्यों establish कर रहे हैं? क्योंकि हमें इस एक्ट में जो ऑफेंसेस हो रहे हैं उनको डील करना है, और ये किस सेक्शन के तहत हो रहे हैं? सेक्शन 14 के तहत। ठीक है, तो इसका जैसे कि केस रजिस्टर हो रहा है SC/ST एक्ट के तहत, तो स्पेशल एक्सक्लूसिव जो कोर्ट है
वो क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसको आप क्वेश्चन बन सकता है जो ईएससी है वो किस एक्ट, किस सेक्शन के तहत स्टैब्लिश किया जाता है, तो जो है सेक्शन 14 के तहत। मेन पर्पस क्या है इनका, कि जो ट्रायल करना है ऑफेंसेस का, जो एस सी एस टी एक्ट, जो एस सी एस टी के अगेंस्ट आप ऑफेंसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।